बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक्स क्या होती हैं। मल्टीप्लेक्सिंग को हमने खत्म किया, तो उसके बाद हमने शुरू किए थे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जिसमें हमने थ्रूपुट को देखा था और बैंडविड्थ को देखा था। आज हम कुछ डेफिनेशंस और देखेंगे, जैसे कि प्रोपेगेशन एंड ट्रांसमिशन डिले। हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रोपेगेशन स्पीड ये होती है कि जब आप कोई डाटा भेजते हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। मैंने आपको लास्ट टाइम ड्रॉ करके बताया था। तो फर्स्ट बिट की ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो कहलाती है प्रोपेगेशन स्पीड। जितनी जितनी रफ्तार से वो, जिस स्पीड एट विच अ बिट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन, वो स्पीड जो है वो स्पीड कहलाती है प्रोपेगेशन स्पीड। और प्रोपेगेशन डिले क्या होता है? जितना टाइम लगता है। और टाइम निकालने के लिए मैंने कहा था कि स्पीड का फार्मूला ही यूज किया जाता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वहां से आप टी को अगर आप इक्वल के इस तरफ ले आए तो वो बन जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो प्रोपेगेशन डिले जो है वो डिस्टेंस ओवर प्रोपेगेशन स्पीड है। ठीक है जी, ये हर मीडियम की मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर मीडियम का प्रोपेगेशन डिले मुख्तलिफ होगा। और ये एक कांस्टेंट चीज है, ये मतलब वेरिएबल चीज नहीं है, ये हमेशा सेम रहेगी, इसलिए कैलकुलेट की जा सकती है पहले से। इसी तरीके से ट्रांसमिशन स्पीड होती है, यानी इसके बारे में मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि अगर आपके पास डाटा है भेजने के लिए, लेट्स से 1 बाइट, और एक बिट को ट्रेवल करने में, यानी जो प्रोपेगेशन डिले है 1 मिली सेकेंड है, यानी 1 मिली सेकेंड में एक बिट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। लेकिन आप हर सेकंड के बाद एक बिट भेज रहे हैं, तो आपकी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो बेसिकली 1 बिट पर सेकेंड है। ठीक है, आप स्लो भेज रहे हैं डाटा, तो मीडियम तो फास्ट है, मीडियम तो 1 मिली सेकेंड के अंदर डाटा ले जाता है, लेकिन आप डाटा स्लो भेज रहे हैं। एक होती है डाटा भेजने की स्पीड, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन स्पीड, और एक होती है जब डाटा आप भेजते हैं तो वो डाटा ऑन द लिंक कितना टाइम लगाता है, वो प्रोपेगेशन है बेसिकली। तो ट्रांसमिशन स्पीड का ताल्लुक है ट्रांसमीटर के साथ, और प्रोपेगेशन स्पीड का ताल्लुक है मीडियम के साथ। तो ट्रांसमिशन स्पीड किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन स्पीड कहते हैं स्पीड एट विच ऑल द बिट्स इन अ मैसेज अराइव एट द डेस्टिनेशन, द डिफरेंस इन द टाइम ऑफ फर्स्ट बिट एंड द लास्ट बिट, ये कहलाएगा आपका ट्रांसमिशन स्पीड। ओके, तो ट्रांसमिशन डिले क्या होगा? मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ, बिट्स पर सेकंड के अंदर, तो वो आपको बता देगा कितना कि ट्रांसमिशन डिले कितना है। ओके, तो थोड़ा इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे आज, तो जिसके बाद ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल कॉन्सेप्ट। ये एक और डेफिनेशन है, दो, ये बड़ी अहम है वैसे बाय द वे। क्यूइंग एंड प्रोसेसिंग टाइम। क्यूइंग टाइम क्या होता है कि जब आप पैकेट फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन भेजते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एकदम से भेज दें। जैसे हमने देखा था टीडीएम के अंदर, देखा था हमने कि जब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम पहला जो चंक होता है उसको हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हमारे पास 1 बाइट आ जाती है तो हम, लेट्स से हमारे पास 4 सोर्सेज हैं, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में 4 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट होगी, जारी बात है। तो जो 4 इनपुट्स के ऊपर 1 बाइट आती है, हम उस 1 बाइट को कलेक्ट करते हैं और फिर उसका फ्रेम बना के आगे भेज देते हैं। तो 1 बाइट एकदम से तो नहीं आएगी, वो बिट बाय बिट आ रही होती है बेसिकली। तो बिट बाय बिट आती है, तो उसकी वजह से उसके आने में जो टाइम लगता है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, पहले बिट आई उसको अपने पास रख लिया मेमोरी में, फिर दूसरी बिट आई उसको भी रख लिया, तीसरी बिट आई उसको भी रख लिया, एंड सो ऑन। इस तरह जब 8 बिट्स पूरी बाइट आ जाएगी तो फिर हम इस पर काम शुरू करेंगे। जब तक 1 बाइट पूरी नहीं होगी हम काम शुरू नहीं करेंगे, हम फ्रेम बनाना शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए 8 बिट्स के आने तक हमें इन ऑलरेडी रिसीव्ड बिट्स को कहीं ना कहीं रखना होता है, और ये जो ऑलरेडी रिसीव्ड बिट्स होती हैं, इनको हम जो मेमोरी में रखते हैं उस मेमोरी को कहते हैं क्यू। बेसिकली क्यू इस्तेमाल की जाती है इस काम के लिए। ठीक हो गया।
ठीक है जी बात। तो इस काम के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? ऑलरेडी रिसीव्ड जो हमारे पास वो होती है, क्या कहते हैं जी, ठीक है, ऑलरेडी रिसीव्ड जो हमें डाटा होता है उसको रखने के लिए बिफोर प्रोसेसिंग हम जहाँ रखते हैं उसे क्यू कहते हैं। अच्छा, जब हम वो 1 बाइट रिसीव कर लेते थे तो हम उन 1 बाइट्स को, जो 4 इनपुट्स थी उनकी 1 बाइट को मिला के एक फ्रेम बनाते थे और फिर आगे भेजते थे। तो फिर जब आगे भेजते थे तो इन द मेन टाइम डाटा तो आ रहा है, उस डाटा को भी हम मेमोरी में रखते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि डाटा जो है वो हर वक्त आ रहा होता है या कभी नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आपने डाटा को प्रोसेस करना है तो आप, ये नहीं होता कि एक बिट आई उसको प्रोसेस किया, ऐसे नहीं होता। डाटा के ब्लॉक्स को आप प्रोसेस करते हैं। तो बिफोर कि आपके पास एनफ डाटा आ जाए कि आप उसको प्रोसेस करें, हमें डाटा को रिसीव करके मेमोरी में रखना होता है, और मेमोरी में जहाँ रखते हैं उसे क्यू कहते हैं। तकरीबन हर डिवाइस नेटवर्क में है उसके पास क्यू होती है। जैसे राउटर को एग्जांपल ले लेते हैं। राउटर ने क्या करना होता है, एक पैकेट उसके पास इनपुट पे आएगा, उसने बताना होता है कि ये पैकेट किस आउटपुट पोर्ट के ऊपर मैंने फॉरवर्ड करना है। अब दो बातें, एक तो ये कि पैकेट की पहली बिट आई तो उस टाइम तो फैसला नहीं हो सकता, कंप्लीट पैकेट आएगा पहले तो कंप्लीट पैकेट जो है वो 1500 बाइट्स का भी हो सकता है, हमने इस पे बात की थी तो शुरू में। तो ये कंप्लीट पैकेट के आने तक वो उसको मेमोरी में रखता रहता है। उसके बाद जब वो आ जाता है कंप्लीटली, फिर वो प्रोसेस करता है और उस पैकेट को जिस तरफ भी इसने आउट करना है उस तरफ आउट कर देता है। तो ये बात है। लेकिन अगर आप देखें, ऐसा भी हो सकता है कि पैकेट्स के आने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत रफ्तार से पैकेट आ रहे हैं, राउटर थोड़ा स्लो है, जो पैकेट को पहले रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसके हेडर्स फील्ड को पढ़ता है कि हाँ इसमें डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखा हुआ है, सोर्स आईपी क्या है, पैकेट ने किस तरफ जाना है। तो वो एक उसके पास राउटिंग टेबल होगा, वहां पे पता लगाएगा कि जी ये जो है पैकेट इसको नेक्स्ट किस तरफ आउट करना है राउटिंग टेबल के मुताबिक। तो ये जो काम करना है कि ये पता लगाना कि उसने नेक्स्ट पैकेट को कहाँ भेजना है, इसे कहते हैं कि हम पैकेट को प्रोसेस कर रहे हैं और उसके बाद उस तरफ उसको भेज रहे हैं। और उसके साथ वो, पता है ना, हमने बात की थी कि रास्ते में हर हर हॉप के ऊपर, हर राउटर के ऊपर या हर स्विच के ऊपर लेयर 1 और लेयर 2 का हेडर तब्दील होता है। तो ये काम लेयर 1 का हेडर और लेयर 2 का हेडर उतारना, उनको पढ़ना, और फिर उसके बाद नया हेडर और नया ओवर फ्रेम लगाना। तो ये इसे कहते हैं ब्रैकेट के ऊपर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये इसमें टाइम लगेगा, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग टाइम। तो दो बातें हैं यहाँ पे, एक तो ये है कि पैकेट्स आ रहे हैं, उनकी रफ्तार ज्यादा है तो उनको हमने रखना है मेमोरी में कहीं ना कहीं, और वो होगी क्यू। फिर उनको 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे। तो मैं राउटर की एग्जांपल दे रहा था। तो अब जब वो एक पैकेट को प्रोसेस कर रहा होगा, पैकेट तो अभी आ रहे हैं, मजीद भी आ रहे हैं, तो उन्हें वो एक क्यू के अंदर रखता जाएगा। तो क्यू के अंदर हमेशा कोई 3 4 5 पैकेट पड़े होंगे, उसमें से वो एक पैकेट को उठाएगा और उसको प्रोसेस करेगा और आगे भेज देगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, अगर आपके पास राउटर बिजी होता है, राउटर का सीपीयू बहुत ओवरबर्डन हो गया है, तो राउटर की स्पीड मजीद स्लो हो जाएगी और उसकी क्यू के अंदर पैकेट्स की तादाद बढ़ती रहेगी। क्यू की लेंथ जो है वो मखसूस होती है, खास पहले से बता दी जाती है कि क्यू की लेंथ इतनी है। तो क्यू की लेंथ इतनी रखी जाती है कि पैकेट्स जो है वो जल्दी से वो फिल ना हो उसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा हो कि नेटवर्क की हालत काफी खराब हो गई है राउटर की भी, तो क्या होगा, पैकेट्स क्यू के अंदर फिल हो जाएंगे, और जब क्यू में जगह बाकी नहीं रहेगी तो मजीद जब पैकेट आएंगे तो वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। अब डाटा का लॉस हो रहा है, असल में पैकेट अब लॉस होना शुरू हो गया। पहले लॉस नहीं हो रहे थे, डिले हो रहे था सिर्फ। और वो क्यों डिले हो रहा था कि क्यू में पड़े थे। तो जितनी देर पैकेट क्यू में पड़ा रहता है उसे कहते हैं क्यूइंग डिले। तो डिले दो तरह का होता है, क्यूइंग टाइम भी कहते हैं उसको। एक वो है कि एक डिवाइस के अंदर डाटा पहुंच गया है, पैकेट पहुंच गया है, अभी वो प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपकी डिवाइस है वो किसी और पैकेट के ऊपर भी वर्क कर रही है, किसी दूसरे पे जो उससे पहले आ गया था उस पैकेट के ऊपर वर्क कर रही है, तो उसे उस पैकेट को प्रोसेस कर रही है। तो जो अभी हमारे पास पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं उनको प्रोसेस नहीं किया जा सकता, तो उनको हम क्यू में रख देते हैं। जितना टाइम वो क्यू में गुजारते हैं उस टाइम को हम कहते हैं क्यूइंग टाइम। और जितना टाइम उस पैकेट को जब क्यू से निकाल के प्रोसेस करने में लगता है वो कहलाता है प्रोसेसिंग टाइम। तो कहते हैं द टाइम नीडेड फॉर ईच इंटरमीडिएट एंड device to hold the message before it can be processed is called queuing time. The queuing time is not fixed factor. It changes with load imposed on the network. ये भी बड़ी अहम बात है। अब queuing time कितना, इसका ताल्लुक इस बात से कि कितनी तेजी से
आपकी डिवाइस जो है वो उन पैकेट्स को प्रोसेस कर रही है। अगर नेटवर्क की कंडीशन ठीक हुई, राउटर की भी कंडीशन ठीक हुई, उसका सीपीयू ज्यादा ओवरबर्डन नहीं है, तो वो एक खास रफ्तार से स्पीड जो है उसके उसके मुताबिक पैकेट को प्रोसेस करके भेजता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो और उसके अंदर ये इशू है कि नेटवर्क स्लो हो गया है और वो पैकेट नहीं भेज पा रहा, या जो उसकी सीपीयू है वो थोड़ा सा बर्डन ज्यादा हो गया उसके ऊपर, तो वो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई है, तो इस सूरत में पैकेट्स को ज्यादा देर क्यू में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये डिटरमिन करना कि पैकेट कितनी देर क्यू में रहेंगे, यानी क्यूइंग टाइम क्या होगा, ये एग्जैक्टली पता नहीं कराया जा सकता। ठीक है जी बात। तो लेकिन ये एक अहम अहम फैक्टर होता है। बहुत सारे जो नेटवर्क्स को स्टडी किया जाता है वो क्यूइंग मॉडल के ऊपर किया जाता है। क्यूइंग मॉडल बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें से यही इस चीज को स्टडी करा था कि अगर नेटवर्क में पैकेट इतनी देर लगाएगा, अराइवल रेट ये होगा, प्रोसेसिंग टाइम ये होगा, तो क्यूइंग टाइम क्या होगा, कितनी देर वो क्यू में रहेगा, और आइडियली कितनी देर क्यू में रहना चाहिए। इस तरह की स्टडीज होती हैं, थ्योरेटिकल स्टडीज होती हैं बहुत सारी, और एनालिसिस नेटवर्क का किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके कि कितना टाइम वो पैकेट्स जो है वो क्यू में लगाएंगे, कितना टाइम प्रोसेस करने में लगाएंगे। और ये सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, प्रोबेबिलिटी पे बेस करते हैं। अच्छा, अहम चीज इसमें यही थी कि क्यूइंग टाइम क्या होता है, जितना टाइम वो क्यू में पैकेट लेंगे वो क्यूइंग टाइम कहलाता है। ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स टाइम नहीं होता। व्हेन देयर इज अ हेवी ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क द क्यूइंग टाइम इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, जब ट्रैफिक है तो क्यूइंग टाइम बढ़ भी सकता है। एंड इंटरमीडिएट डिवाइस सच एज राउटर क्यू और द अराइव्ड मैसेज एंड क्यू इज सॉरी क्यू इज द क्यू करती है, पैकेट को क्यू कर लेती है, क्यू इज द अराइव्ड पैकेट या मैसेज एंड प्रोसेस देम वन बाय वन। इफ देयर आर मेनी मैसेज ईच मैसेज विल हैव टू वेट, क्यू के अंदर वेट करना होगा उसको। बिल्कुल ठीक। Once packet is picked up by device from queue, the time taken by the device to process open packet, lookup करना, उसके headers को खोलना, वहां से, इसे कहते हैं processing time. Similar to queuing time, जो processing time होता है ये भी fix नहीं होता। अब उसकी वजह ये होती है कि कुछ पैकेट्स ऐसे होते हैं राउटिंग टेबल के अंदर जिनके बारे में पता कराया तो वो आसानी से फर्स्ट हाफ में या सॉरी लुकअप किया तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में पता लग गया। लेकिन अगर राउटिंग टेबल बहुत बड़ा है तो हो सकता है उसको ढूंढने में टाइम लग जाए कि इस पैकेट को किस तरह फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी बात। तो ये इसलिए इसकी, और दूसरी बात है कि सीपीयू पे लोड ज्यादा था तो उसने जब एक लेयर का हेडर रीड किया, बिजी हो गया, फिर उसने कुछ किसी और काम में वो इंटरप्ट आ गया, किसी और काम में चला गया, फिर वो उसने दोबारा से दूसरा जब लेयर 2 का हेडर ओपन किया फिर इंटरप्ट आ गई, तो सीपीयू इंटरप्ट हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो एक पैकेट के ऊपर ज्यादा देर काम नहीं कर पा रहा, ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। इस वजह से ये हो रहा है कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ रहा है। तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के राउटर की सीपीयू की क्या इस वक्त बेसिकली कंडीशन है। या देखिए सम टाइम होता है कि आपकी डिवाइस, आपका जो है ना लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो डाटा तो है उसके पास भेजने के लिए, लेकिन डिवाइस चूंकि उसका सीपीयू बहुत लोडेड हो गया है तो वो डाटा नहीं भेज पा रहा। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि डिवाइसेस जो होती है राउटर स्विच वो भी हैंग हो सकते हैं, उनके ऊपर भी लोड ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा, तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड, उनका जो सीपीयू के ऊपर जो लोड है उसके मुताबिक उनका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम वेरी कर सकता है कि एक प्रोसेस को टाइम करने में सॉरी एक पैकेट को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज वेरिएबल हो सकती, दोनों चीजें वेरिएबल। अब बात करते हैं एंड टू एंड डिले, जिसको हम डिले लेटेंसी कहते हैं बेसिकली। लेटेंसी क्या होता है? एंड टू एंड डिले इज सिंपली नोन एज डिले और लेटेंसी एंड इज मेजर्ड एज फॉलोज। लेकिन ये है क्या? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ये सारे डिले जितने हमने पढ़े हैं, प्रोपेगेशन डिले, ठीक है जी बात, ट्रांसमिशन डिले, क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम, अगर इसको आप मिला लें तो ये एंड टू एंड लेटेंसी कहलाती है, एंड टू एंड डिले कहलाता है। एक पैकेट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन कितना टाइम लगेगा वो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें से दो कांस्टेंट और दो वेरिएबल, क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम। आगे चलते हैं, एग्जांपल करते हैं। तो कहते हैं व्हाट इज द प्रोपेगेशन टाइम if the distance between the 2 point is 12,000 किलोमीटर, assume the propagation speed to be 2.4 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये अगर आपकी प्रोपेगेशन स्पीड हो
तो वो कह रहा है जी कि कितना जो है वो आपका प्रोपेगेशन टाइम होगा। स्पीड दे दी है उसने और डिस्टेंस दे दी है। तो टाइम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्रोपेगेशन टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब डिस्टेंस किलोमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसने ये किया कि 12,000 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो ये किलोमीटर थे, किलोमीटर से ये मीटर में आ गए। ठीक है जी बात। टाइम सॉरी स्पीड दी हुई थी इसने और ये मीटर पर सेकंड में ही है, तो ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में। और वो है कितनी 2.4 × 10⁻8, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारे को, ये तो नंबर्स हैं, जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो जवाब आएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका सॉरी 50 मिली सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक बिट को फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करने में 50 मिली सेकेंड लगते हैं। इतना टाइम तो हर बिट को लगेगा, हर बिट इतने मिली सेकेंड लिंक पे गुजारेगी। आप जितना भी तेज कर लें, डाटा भेजने की रफ्तार जितनी मर्जी बढ़ा लें, ट्रांसमिशन स्पीड को जितना भी तेज कर लें, हर बिट को 50 मिली सेकेंड तो लगेंगे। और इस चीज को आप कम नहीं कर सकते क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि लिंक ने जिस स्पीड से डाटा भेजना होता है, तो लिंक की प्रोपेगेशन स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। ना इसके ऊपर आप असरअंदाज हो सकते हैं। हाँ ये कम तो हो सकती है कि अगर आपका मीडियम जो है वो पहले ठीक था लिंक, अब उसमें चूंकि करंट गुजर रहा है, वो आपका डाटा गुजर रहा है, या वो कहीं धूप में पड़ा हुआ है, या कोई इस तरह के फ्लैश आ रहे हैं, आसमानी बिजली चमक रही है, तो वो चीजें असरअंदाज होके हो सकता है कि लिंक की स्पीड मुतासिर हो, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए जो प्रोपेगेशन टाइम है वो निकालना आसान है कि आप डिस्टेंस और स्पीड कर लेते हैं तो वहां से इसका मतलब यही होता है कि आपकी हर बिट इतना टाइम लेगी, हर बिट इतना टाइम लेगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन लिंक के ऊपर, लिंक। अच्छा, the example shows that a bit can go over the Atlantic Ocean in only 50 milliseconds if there is a distance direct cable between the source and destination। वो 12,000 किलोमीटर है ना बेसिकली। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास अटलांटिक ओशन में से यहाँ से दुबई अगर आपने केबल बिछाई हुई है तो 50 मिली सेकेंड के अंदर आपकी एक बिट ये पूरा समंदर पार कर लेगी, इसका मतलब। ठीक है, 50 मिली सेकेंड में से इतनी बुरी लेटेंसी नहीं है, काफी सॉरी लेटेंसी कह रहा हूँ, इतना बुरा प्रोपेगेशन टाइम नहीं है, काफी बेहतर है, काफी स्पीड से डाटा जा रहा है क्योंकि 12,000 किलोमीटर भी ट्रेवल कर रहा हूँ। तो ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही है और डिले जो है वो 50 मिली सेकेंड है। हमजा का क्वेश्चन लेते हैं जी। हमजा सर इसका जो सोल्यूशन दिया है उसका आंसर आता है 0.05। तो 0.05, 0.05 है। अब जो पॉइंट है यस उसको सर। जब आप 3 डिजिट आगे लेके आएंगे तो वो बन जाएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। वो जो -3 है वो यस सर। मिली होता है, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻³ सॉरी बिल्कुल ठीक है सेकेंड, तो ये बन जाएगा 5 मिली सेकेंड। ठीक है। ठीक है, अगर अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.05 सेकेंड्स तो तब भी आंसर ठीक था, या तब भी इसको ठीक है, मिली सेकेंड? तब भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं इस तरीके से ताकि वो राउंड डिजिट में ओके। आ जाए और उसको मिली में या सेकंड, क्योंकि ये डिस्टेंस आमतौर में मिली सेकंड में या माइक्रो सेकंड में ही हुआ करेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, आगे चलते हैं। What are the propagation time and transmission time for a 2.5 किलोबाइट मैसेज? मैसेज का साइज दे दिया उसने, प्रोपेगेशन टाइम निकालना है आपने एंड ट्रांसमिशन, अच्छा ट्रांसमिशन टाइम भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। ओके, मैसेज का साइज दे दिए 2.5 किलोबाइट। ठीक है, ईमेल है कोई। If the bandwidth of the network is 1 gigabit per second, assume that the distance between the sender and receiver is 12,000 km and the light travels at 2.4 into 10 raised to power 8, 10 raised to power 8 millisecond। जी, तो वो हमने पढ़ा था कि प्रोपेगेशन टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये तो वही है ना, 12,000 किलोमीटर है और स्पीड भी वही है 2.4। तो ये तो पिछले न्यूमेरिकल, प्रोपेगेशन टाइम तो वही है जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया। असल चीज हमने देखी ट्रांसमिशन टाइम किस तरह निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या था, मैसेज साइज डिवाइड बाय ट्रांसमिशन स्पीड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैसेज साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। तो ये है ट्रांसमिशन डिले। तो कैसे निकाल रहे हैं हम, मैसेज साइज क्या है, अब मैसेज साइज उसने कहा था
2.5 किलोबाइट्स। तो पहले तो बात है कि अगर इसको किलो को आप खत्म करें तो ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो क्या होता है 1000 होता है, 10 की पावर 3 होता है, तो ये बन जाएगा 2500 बाइट्स। ठीक है जी बात, तो इसलिए इसने यहाँ पे 2500 लिखा हुआ है। बाइट है तो एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो बिट्स में कन्वर्ट करती है। और जो आपके पास बैंडविड्थ है वो कितनी है, 1 गीगाबिट, और गीगा किसके बराबर होता है, 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होता है। तो बेसिकली ये 10 रेज़ टू पावर 9 बिट्स पर सेकंड लिखती है। तो जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.020 मिली सेकेंड। अच्छा, इसको आप कह सकते हैं 20 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि इस पॉइंट को जब आप यहाँ लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मिली सेकेंड। तो वो मिली भी 10 पे हमारे, मैं इसको जरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं आपको कैमरा की तरफ लेके चलता हूँ और इसको फिर वहां जाके हम कोई इशू नहीं। ओके जी, तो हम कहाँ थे जी, हम यहाँ इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो बात ये हो रही है कि उसने कहा कि आपके पास जो बैंडविड्थ है वो है 1 गीगाबिट पर सेकंड। तो हमने कहा कि 1 गीगा जो है वो 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होता है, बिट्स पर सेकंड को कन्वर्ट कर दिया। और जो आपके पास मैसेज साइज है, मैसेज का जो साइज है वो है 2.5 किलोबाइट। तो यहाँ से 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये किलो को आपने खत्म कर दिया, और इंटू 8 कर दिया, तो ये बिट्स में आ गया एक्चुअली, बिट्स। तो ये कितना बन जाएगा, 2500 × 8 बिट्स। तो ये कितना बन जाएगा जी आपके पास, कितना बन जाएगा जी, तो ये कितना है, ये 20,000 बिट्स। हाँ जी, ये 20,000 बिट्स ये बन गया आपके पास। तो मैसेज साइज आपके पास 20,000 बिट्स है। अच्छा, और आपके पास जो प्रोपेगेशन स्पीड है वो क्या है जी, प्रोपेगेशन जो स्पीड है वो है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ से वो तो निकाल लिया था, प्रोपेगेशन टाइम तो हमने निकाल लिया था, जिसको प्रोपेगेशन डिले भी कह सकते हैं। वो हमने क्या निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर प्रोपेगेशन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है, 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। किलो को अगेन खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर डिवाइड बाय 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8
मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया था जवाब हमारे पास 50 मिली सेकंड। ये तो वो हमने कर लिया। अब हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसमिशन डिले, और वो किसके बराबर है जी, मैसेज साइज। मैसेज साइज कितना है 20,000 डिवाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कितनी है, ये 10⁻9 बिट्स पर सेकंड, 10⁻9 बिट्स पर सेकंड। तो डिले आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी, इसको इस पे डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये है 2 इंटू 10⁻4 है ये बेसिकली, ये 4 जीरो है ना इसलिए मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 सेकंड इज इक्वल्स टू अगर आप देखें तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻5, क्यों जैसे ही है ना, ये 4 और ये 9 है सेकंड। तो इसको आप अब 2 10⁻⁻5 जो है ये कोई भी वो नहीं बन सकता है ना, ये मिली है ना माइक्रो है, यानी कोई भी ये इसको प्रीफिक्स करते हैं, कोई भी प्रीफिक्स नहीं है वेल नोन। तो फिर क्या करें, फिर हम ये करते हैं कि या तो इसको -3 में ले जाएं, अगर -3 में लेके जाते हैं तो कैसे करेंगे, तो फिर आप ऐसे करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 को अलग कर लिया और 10⁻⁻3 को अलग कर लिया यहाँ सेकंड। अब 10⁻⁻3 सेकंड, तो ये तो बन जाएगा मिली सेकंड, और ये 2 इंटू 10⁻2 जो है ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10⁻2 मिली सेकंड। ये चीज तो मिली सेकंड बन गई ना सारी। अब 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, ये 0.02 मिली सेकंड, और यही वहां न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप पॉइंट को 1 2 3 इस तरफ ले आए, 2 ये 20 कर दें इसको, तो पॉइंट कहाँ कितने पॉइंट्स को इधर लेके आए आप, 1 2 3, तीसरा ये 0 भी करना, यहाँ पे इसको 2 0 ऐसे कर लेते हैं, 0.20 ये मिली सेकेंड। तो पॉइंट को यहाँ लेके आए तो 3 चढ़ा करके तो ये बन जाता है बेसिकली इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड। अच्छा, अब 20 इंटू 10⁻³ ये वाला और इंटू 10⁻³ ये वाला और ये सेकेंड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये मिली सेकेंड खत्म किया हमने, इसको भी 10⁻³ कर दिया, अब ये मिली सेकेंड नहीं रहा, अब ये चीज बन गई है। अब इन दोनों को जरा जमा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, और 10⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है बेसिकली, तो ये बन जाएगा असल में माइक्रो सेकेंड। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप बजाय कि आप वो लिखें पॉइंट्स के अंदर, आप ऐसे लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर नोटेशन है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आंसर किस में उसने आपसे मांगा है, ये बता दिया जाता है। अगर सारे आंसर बाकी भी आपके मिली सेकेंड में है तो आप इसको भी मिली सेकेंड में, और अगर आपके बाकी आंसर जो है वो माइक्रो में है तो इसको भी माइक्रो में रखें। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कैसे करते हैं। ठीक है जी, ओके, लो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड्स। ओके, तो यहाँ थे जी हम, ठीक है जी। बात हम डिस्कस कर रहे थे कि ठीक हो गया, तो हमने कैसे इसको फाइंड करना है वो हमने देख लिया। ओके, ये हमने निकाल लिया 0.02 मिली सेकेंड। Note that in this case, because the message is short and the bandwidth is high, the dominant factor is the propagation time. देखें, ट्रांसमिट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लिंक फास्ट है, वो उसकी 1 गीगाबिट पर सेकंड उसकी स्पीड है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस लॉन्ग है आपके पास तो प्रोपेगेशन टाइम जो है ज्यादा लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस 12,000 किलोमीटर। मैसेज शॉर्ट है लेकिन डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है, इसलिए वो फैक्टर डोमिनेट हो गया। और अगर जो है ये आपके प्रोपेगेशन टाइम जो है
ओके जी, वो मेरा माइक म्यूट कर हो गया था। अच्छा जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कभी ये होगा कभी ये होगा, लेकिन इस वक्त डोमिनेंट फैक्टर ये है क्योंकि डिस्टेंस लॉन्ग है। अगर डिस्टेंस शॉर्ट होगा, मैसेज लॉन्ग होगा, तो फिर ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। So what are the propagation time and transmission time for 5 megabyte मैसेज? आप देखिए मैसेज का साइज आपने बढ़ा दिया है और बैंडविड्थ क्या कर दी है, 1 मेगाबिट पर सेकंड कर दी है। डिस्टेंस वही है, स्पीड वही है। तो जब आप इसमें प्रोपगेशन टाइम निकालेंगे तो वो तो वही आएगा। लेकिन जब आप इस मैसेज पर थे, यहाँ पर थे हम, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे अब आपके पास मैसेज का साइज है वो क्या है, 5 मेगाबाइट्स। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 8, तो ये देखो ये होगा 5 टेन पावर 6 इंटू 8। और आपकी जो बैंडविड्थ है वो बैंडविड्थ कितनी है आपकी, बैंडविड्थ है 1 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो 1 मेगाबिट का होता है 10 रेज़ टू पावर 6 बिट्स पर सेकंड। तो ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 40 सेकंड। तो आप देखेंगे ट्रांसमिशन टाइम 40 सेकंड है कि आपके पास मैसेज 5 MB का आपने मैसेज भेजना है, तो मैसेज का साइज चूंकि बढ़ गया है, तो अब ये वाला फैक्टर डोमिनेट हो गया, इवन 40 सेकंड तक पहुंच गया। तो दोनों में फर्क है। प्रोपगेशन टाइम अब तो देखिए, अब आप प्रोपगेशन टाइम को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो है मिली सेकंड में और ये है 40 सेकंड, तकरीबन आधे मिनट से भी ज्यादा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एक और। कहते जी कि आपके पास जो बैंडविड्थ है वो 1 बिट्स पर सेकंड है, यानी एक वक्त में आप एक बिट 1 सेकंड में आप भेज सकते हैं। ओके, डिले 5 सेकंड के, डिले कितना जी, 5 सेकंड के। तो आप अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि बैंडविड्थ ये है 1 बिट पर सेकंड और डिले है 5 सेकंड्स। अब क्या हो रहा है कि जो सेंडर है उसने 1 बिट भेजी, ठीक है, 1 सेकंड में 1 सेकंड गुजर गया। अब उसके बाद वो दूसरी बिट भेजेगा और वो जो पहली बिट है वो आपके अभी यहाँ रास्ते में, क्योंकि आपके पास जो डिले है वो 5 सेकंड है, यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में तो 5 सेकंड लगते हैं और वो हर सेकंड बाद 1 बिट भेजता रहेगा। तो पहला सेकंड गुजरा, पहली बिट भेजी उसने, दूसरा सेकंड जब गुजर रहा था तो वो पहली बिट यहाँ पहुंची हुई थी, सेकंड बिट उसने भेज दी। आफ्टर 3 सेकंड पहली बिट यहाँ पहुंची हुई है, दूसरी यहाँ, तीसरी उसने भी भेजी। करते करते आफ्टर 5 सेकंड पहली बिट पहुंचेगी रिसीवर के पास, सेकंड उसके पीछे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास लिंक के ऊपर सिर्फ 1 बिट ट्रेवल कर रही थी, इस वक्त लिंक के ऊपर 2 बिट ट्रेवल कर रही है, इस वक्त लिंक के ऊपर 3 बिट और इस वक्त 4 बिट, और इस वक्त लिंक के ऊपर लिंक कंप्लीटली फुल हो गया। अब लिंक के ऊपर मुसलसल डाटा ट्रेवल कर रहा है, लिंक मुकम्मल ऑक्युपाइड हो चुका है इस वक्त। अगर आप देखिए अब आपको रिसीवर को क्या होगा, हर सेकंड के बाद 1 बिट मिलना शुरू हो जाएगी। तो पहला जो इनिशियल डिले आता है शुरू में, पहली बिट के आने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा जी, पहली बिट के आने में 5 सेकंड लगे ना, 1 2 3 4 5 सेकंड लगे क्योंकि 5 सेकंड का था। लेकिन उसके बाद हर सेकंड के बाद बिट आ रही है, क्यों, क्योंकि आप डाटा किस रफ्तार से भेज रहे हैं, 1 बिट पर सेकंड के लिहाज से भेज रहे हैं, ठीक है। तो 5 सेकंड पहली बिट के आने में लगी, उसके बाद आपने चूंकि 5 बिट्स भेजी हैं तो आपको हर सेकंड के अंदर 1 बिट मिलती रहेगी। तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 + 5 10 सेकंड। टोटल डाटा आपका 10 सेकंड में पहुंचेगा, यानी कि 5 बिट्स तो आप भेजे हैं वो आपकी कितने सेकंड में पहुंचेंगी, 5 सेकंड में पहुंचेंगे। तो ये आपके पास बेसिकली पिक्चर बता रही है कि किस तरीके से आपका डाटा जो है वो लिंक पे ट्रेवल करता है और लिंक फुल होता है। अच्छा, ये जो आपके पास बैंडविड्थ इनटू डिले, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो बिट्स बता, यानी कि आपके जब ये आपका लिंक है जब कंप्लीटली फुल होगा तो उसमें कितनी बिट्स ट्रेवल कर रही होंगी, ये पता कराने के लिए आप बैंडविड्थ को डिले को मल्टीप्लाई कर लो। इस बैंडविड्थ और डिले को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं लिटिल्स लॉ, लिटिल्स लॉ कहते हैं इसको। ये लिटिल्स लॉ के नाम से मशहूर है कि लिटिल्स लॉ जो है वो बैंडविड्थ और डिले का प्रोडक्ट कहलाता है और ये बताता है कि आपका लिंक जब फुल हो जाएगा तो उसमें कितना डाटा होगा, कितनी बिट्स उसमें ट्रेवल कर रही होगी, इसे कहते हैं उसी को। तो
ये तो कहते हैं हम इसको एक पाइप की तरह कंसिडर कर सकते हैं लिंक को. The cross section of the pipe represents the bandwidth and the length of the pipe represents the delay. We can say that the volume of pipe defines the bandwidth and delay as shown in figure 3. ये देखिए ना, तो इसको अगर पाइप की तरह कंसिडर कर लें तो पाइप क्या होता है, पाइप की लेंथ होती है और उसका एक डाया होता है. तो पाइप बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है. सिलेंडर का बेसिकली अगर आप एरिया निकालें तो किस तरह निकाल सकते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. विड्थ क्या होता है, वो एरिया ऑफ उसका जो सर्कल होता है ना, बेसिकली वो होता है. देखिए सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर लेंथ होती है और दोनों एंड राउंड होते हैं ना, उसके राउंड होता है, सर्कल होते हैं. तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल, वो जो उसके जो उसकी गोलाई है, पाइप की जो मोटाई है, रेडियस जो निकालते हैं 2 पाई आर स्क्वायर जो होता है, लेंथ एल इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये उसका होता है बेसिकली. लेकिन यहाँ तो पाइप नहीं है, खैर यहाँ तो एक लिंक है जिसके अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसमें बिट्स ट्रेवल कर रही है, तो वो होगा बैंडविड्थ इनटू डिले का प्रोडक्ट. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें पता चल जाए कि आपका लिंक अब फुल हो चुका है और इसमें इतना डेटा है बेसिकली. तो ये एक और एग्जांपल है. अब आप देखें आपकी जो बैंडविड्थ है वो 5 बिट्स पर सेकंड है और डिले अभी भी 5 है. तो आपने इकट्ठी, क्योंकि आप जो है 5 बिट्स पर सेकंड भेजते हैं, आपने 5 बिट्स भेजी 1 सेकंड में, वो पहली फर्स्ट 5 बिट्स थी. फिर दूसरी भेजी तो पहले वाली यहाँ पहुंची हुई थी. करते करते जब पहले वाली आपकी फर्स्ट 5 बिट्स यहाँ पहुंचेगी तो ये सेकंड वाली है, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली. अब टोटल कितनी बिट्स हैं आपके लिंक में, वो होगी बैंडविड्थ इनटू डिले का प्रोडक्ट. तो बैंडविड्थ कितनी है 5, डिले कितना है 5, 5 और 5 25. तो आप देख लें कि 25 बिट्स आपके पास लिंक में इस वक्त मौजूद है. ठीक है जी बात. The bandwidth delay product defines the number of bits that can fill the link. और इसको आप कहते हैं लिटल्स लॉ. ये इसकी एग्जांपल है, बैंडविड्थ इनटू डिले. जिटर क्या होता है, जिटर को मैं यहाँ समझाता हूँ, उसके बाद आपको बस समझ ये इसमें एक ही स्लाइड इससे समझा जाएगी. जिटर कहते हैं वेरिएशन इन द डिले. अब हमने बात की थी कि आमतौर पे प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम जो है ये कांस्टेंट होता है, ये वेरी नहीं करता है, ये तो फिक्स होता है कि इसने इतना ही रहना है हमेशा. लेकिन क्यूइंग टाइम और प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, वो चेंज हो सकता है. जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एंड टू एंड जो आपकी लेटेंसी है, ये एंड टू एंड लेटेंसी है आपकी, लेटेंसी इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये आपकी वेरिएबल हो जाएगी ओवरऑल. क्योंकि इसका ताल्लुक ये दो फैक्टर कांस्टेंट है और ये दो फैक्टर वेरिएबल है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी. तो अब जो इसमें वेरिएशन है वो जिटर कहलाता है. जिटर क्या है, जिटर इज अ प्रॉब्लम इफ डिफरेंट पैकेट ऑफ डेटा इनकाउंटर डिफरेंट डिलेस. और डिफरेंट डिले क्यों इनकाउंटर होगा, ना प्रोपगेशन टाइम की वजह से होगा और ना ट्रांसमिशन टाइम की वजह से होगा, बल्कि डिफरेंट टाइम जो आएगा वो डिफरेंट क्यूइंग टाइम और डिफरेंट प्रोसेसिंग टाइम की वजह से आएगा. इफ द डिले for the first packet is 20 millisecond and the second for 45 millisecond and for the third 40 millisecond, then the real time application that uses the packet endures jitter. यानी वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जिटर फील कर रही है क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट पैकेट्स का डिफरेंट. तो हमने कहा था कि जो वेरिएशन इन द डिले है उसको जिटर कहा जाता है. कोई पैकेट जब कभी आवाज ठीक आ गई, कभी ना आई, कभी स्लो आ गई, कभी तेज आ गई, कभी एकदम क्लियर आवाज आई, कभी थोड़ी अड़ के आई, तो ये जो वेरिएशन आ रही है ये वेरिएशन जिटर की वजह से बेसिकली. तो ये अगर आप देखें कि यहाँ से जब 00 पे एक पैकेट भेजा गया, उसकी पहली बिट यहाँ पर कब पहुंची, 1 सेकंड, 0.01 टाइम पे पहुंच गई. ठीक है, ये 1 सेकंड कह रहे हैं, 1 सेकंड के बाद पहुंच गई से. अच्छा, ये पैकेट उसने 10 सेकंड के अंदर कंप्लीट भेज दिया और ये फर्स्ट पैकेट जो है उसका यहाँ पर पहुंच गया. 10 सेकंड जब गुजरे तो उसने सेकंड पैकेट की पहली बिट भेजी, लेकिन वो वहां पर पहुंची, वहां पर वो पहुंची 15 सेकंड जब टाइम हो चुका था. अब आप देखें उसने भेजी कब थी, जब टाइम 10 सेकंड था. पहुंची कब, जब टाइम कितना था, 15 सेकंड. तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 सेकंड. यहाँ डिफरेंस कितना है, 00 उसने भेजी, 1 पे मिल गई. तो फर्स्ट पैकेट की जो अगर आप देखें फर्स्ट बिट थी उसका डिले कितना था, 1 सेकंड. और दूसरे पैकेट की पहली बिट का डिले कितना था, 15 सेकंड. तो ये है जी वेरिएशन.
पहले 1 सेकंड का डिफरेंस आया, अब 5 का आ गया। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं थर्ड पैकेट का जो फर्स्ट पैकेट उसने भेजी वो 20 सेकंड में उसने पैकेट भेजी यहाँ से, 27 पे वहां मिली, तो डिफरेंस कितना आ गया 7 सेकंड का। तो पहले वाले में 1 सेकंड का डिले फील हुआ, दूसरे वाले में 5 का, तीसरे वाले में 7 का। तो मतलब कहने का ये है कि ये वेरिएशन है, ये कम ज्यादा हो रही है। तो ये जो कम ज्यादा हो रही है वेरिएशन, इसे कहते हैं जिटर। जिटर जी। तो इन तमाम डिफरेंसेस का अगर आप एवरेज करने का होंगे, एवरेज जिटर इतना है, वेरिएशन इन द डिले ये है। ओके, तो बस ये हमारे पास जो है बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन थी उसको मैं इतना ही करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो स्विचिंग है, चैप्टर 8। अब हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है चैप्टर नंबर 8, स्विचिंग। अच्छा, स्विचिंग क्या होता है कि आपके नेटवर्क में जो रियल चैलेंज होता है वो क्या होता है कि आपके डिफरेंट नोड्स हैं। आप देखेंगे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ये सारी आपके पास नोड्स हैं, इन्हें कनेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारी टोपोलॉजीज पढ़ी थी, बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं जिनके जरिए से हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन असल बात यह है कि ये टोपोलॉजी जो हम देख रहे हैं ये मिक्स, इनका मिक्स यूज होता है बेसिकली। अब रियल चैलेंज यही है कि इन्हें कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए हम आइडियली जो यूज करते हैं वो स्विच को यूज करते हैं, जो आपके पास नोड्स को कनेक्ट करने के लिए स्विच बनेगा नीचे। तो 1 2 3 4 5 5 हमने स्विच लिए, वो स्विच आपस में भी कनेक्टेड है, और उन हर स्विच के साथ कोई एक या दो या तीन, जैसे इसके साथ 3 एंड नोड कनेक्ट है, इसके साथ एक एंड डिवाइस कनेक्ट है, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ 2 है। तो उनके साथ हम वो एंड नोड एंड डिवाइसेस जो है ना उनके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, और इस तरह हमारा जो ये नेटवर्क बन जाता है ये कहलाता है स्विच्ड नेटवर्क, क्योंकि इसमें सारे स्विच लगे हुए हैं। जो स्विच आपस में कनेक्टेड हैं, जो ये बन गया, ये कहलाता है स्विच नेटवर्क। ये इस स्विच नेटवर्क में 5 स्विच हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं। अब देखें बोला यहाँ टोपोलॉजी कौन सी बनाई है इन्होंने, कोई रैंडम मिक्स टोपोलॉजी है कोई, अगर आप देखें। लेकिन ये सब टोपोलॉजी इस तरह बन रही है कि सब स्विच आपस में लिंक्ड है। तो 1 का 4 से लिंक बन रहा है, 1 ये 2 और 3 के से होके जाएगा डाटा आपका, या 5 से भी होके जा सकता है। तो ये 2 पाथ अवेलेबल है, और एक और पाथ भी अवेलेबल है, 1 टू 5, 1 टू 5 और 4, ये भी है। तो ऐसे भी है 1 5 3 एंड 4, यहाँ पर देयर आर मल्टीपल पाथ अवेलेबल। तो आपने जिनको कनेक्ट किया है, ठीक है जी बात, इनको जो आपने कनेक्ट किया है, ये आप एक स्विच का नेटवर्क बन गया, इसे आप कहते हैं स्विच नेटवर्क। तो ये नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ स्विचेस ओनली, ये एक अलग से नेटवर्क है। हाँ, उन स्विचेस के साथ फिर आगे एंड डिवाइसेस पे कनेक्टेड हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन असल बात ये थी कि हमने ये स्विच नेटवर्क क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया ताकि हम अपनी एंड नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकें। तो ये मकसद था, और इस काम के लिए हम स्विच नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। स्विच नेटवर्क्स की जो है टाइप बेसिकली कितनी हो सकती हैं, वो ओवरऑल जो है वो 4 हो सकती हैं। लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज अगर आप देखें तो आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। नेटवर्क जो है वो सर्किट स्विच हो सकता है आपके पास, पैकेट स्विच हो सकता है, और मैसेज स्विच हो सकता है। ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले सर्किट और पैकेट स्विच हैं। मैसेज स्विच नेटवर्क जो है वो इतने कॉमन नहीं है, और ना ही इतने मतलब वाइडली यूज होने वाले। सर्किट स्विच क्या होता है इसको हम देखेंगे। पैकेट स्विच के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, डाटाग्राम नेटवर्क और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अच्छा, अब जो है ना हम थोड़ा सा फिजिकल लेयर से निकल के डाटा लिंक लेयर की तरफ जाएंगे, ठीक है जी बात, उस तरफ निकल रहे हैं हम। दिस प्रोबेबली विल बी द लास्ट चैप्टर इन द व्हिच लाइज इन द डोमेन ऑफ फिजिकल लेयर, लेकिन इससे हमें बहुत सारी चीजें, एक स्टार्टअप मिलेगा टू गो इनटू द सेकंड लेयर। अच्छा, तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होते हैं। A circuit switch network consists of a set of switches connected by a physical link. A connection between two stations is a dedicated path of one or more links. However, each connection uses only one dedicated channel on each link. वो चैनल का मतलब है कि FDM की या TDM की कोई एक स्लॉट वो यूज कर रहा होगा। अच्छा,
सर्किट स्विच में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो नेटवर्क होता है उसमें पहले एंड टू एंड एक पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है, हार्ड वायर्ड होता है। ये हार्ड वायर्ड क्या मतलब है, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक रास्ते में आने वाले जितने भी स्विच हैं उन सब के अंदर एक एक स्लॉट रिजर्व की जाती है इस पर्टिकुलर कॉल के लिए या इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के लिए। और जब वो बन जाता है तो फिर आप जो है वो क्या करते हैं, फिर आप क्या डाटा ट्रेवल करना शुरू होता है। इसकी एग्जांपल टेलीफोन है। जब आप नंबर डायल करते हैं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली नंबर डायल करने पे आपका एक कनेक्शन बनाया जाता है विद द अदर जो आपके पास डेस्टिनेशन है उसके साथ, और आपकी कॉल को सही तरीके से मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए वो रास्ते में जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी जो मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं, जितने भी स्विच लगे हुए हैं, हर एक में आपके लिए वो रिसोर्सेज को रिजर्व करेगा जो आपकी कॉल के लिए होंगे। रिसोर्सेज रिजर्व हो जाएंगे, डेडिकेटेड, अच्छा डेडिकेटेड होंगे, शेयर नहीं होंगे, वो आप ही यूज कर रहे होंगे, कोई और यूज नहीं कर पाएगा। तो a circuit switch network is made of a set of switches connected by physical links in which each link is divided into n channels, और उसमें क्या होंगे, हर लिंक के अंदर n चैनल होंगे। तो ये बेसिकली सर्किट स्विच के अंदर स्विचेस होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, और उसके जो लिंक्स होते हैं, जैसा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमने देखा था कि वो यहाँ पे स्विच मल्टीप्लेक्सिंग भी कर रहे होंगे, अभी देखिएगा, अगली एग्जांपल में देखिएगा। तो अगर आप यहाँ देखें, स्विच जो है हर स्विच के पास मल्टीप्लेक्सर भी लगा हुआ है। अगर आप देखें, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल नजर आ रही है, ये मल्टीप्लेक्सर है। तो ये स्विच है, स्विच 1 2 3 4 ये आपस में कनेक्टेड है, और ये अगर आप देखेंगे रिंग की शक्ल में आपस में कनेक्टेड है। रिंग 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 है ना, रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड है, बिल्कुल। अच्छा, इस स्विच की 6 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हर स्विच की 6 पोर्ट्स हैं। अगर आप देखें 1 2 3, यानी कि हर स्विच के साथ 6 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त स्विच 1 के साथ एक कंप्यूटर कनेक्टेड है या एक कोई एंड नोड कनेक्टेड दिखाई गई है जिसका नाम ए है। स्विच 3 के साथ भी एक नोड दिखाई गई है जो कि इसका नाम एम है। तो ए जो है वो एम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये इस डायग्राम में दिखाया गया। तो वैसे इसके साथ और भी, अगर इसको आप सही फिल करें तो यहाँ पे और 5 डिवाइसेस आ सकती हैं, यहाँ पे 6 आएंगी, यहाँ भी 6 आ जाएंगी, यहाँ पर 5 और आ सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्विचेस के साथ एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और स्विच आपस में भी कनेक्टेड हैं। स्विचेस के दरमियान में जो लिंक है वो थोड़े फास्ट है, अगर आप देखें फास्ट है, 1 लिंक है और n चैनल्स हैं। अच्छा, ये n कितना होगा इन दिस केस, कितना होगा जी, ये आप देखें, बताएं जरा। 3 इनपुट्स को कंबाइन कर रहा है वो, 3 इनपुट्स को, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे 3, हर लिंक के अंदर 3 चैनल्स अवेलेबल है। ये जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, ये 3 टाइम डिवीजन या 3 फ्रीक्वेंसी की वो स्लॉट्स को मर्ज करके एक में कन्वर्ट करता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अच्छा, तो ये वो कर रहा है बेसिकली, इधर मल्टीप्लेक्सर है, इधर डीमल्टीप्लेक्सर है। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है हमारा ओवरऑल। तो आपके जो ए है, ए ने अगर एम से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या किया गया होगा, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाइन इसके लिए फॉर एग्जांपल रिजर्व कर दी गई। फिर इस लिंक के ऊपर भी जारी बात है उसके पास एक जो है स्लॉट रिजर्व हो जाएगी, एक चैनल रिजर्व हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आके तो यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट उसके लिए प्रॉपर एक चैनल जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया, एक पाथ इसे कहते हैं, पाथ बना दिया गया। और ये बेसिकली हार्ड वायर्ड है, यानी कि ये फिक्स्ड है। ये लाइन अब कोई और यूज नहीं कर पाएगा, वही यूज कर रहा है आपका यूजर, जो कि यहाँ पे ए टू एम कम्युनिकेशन हो रही है, ये वाली कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए इसको बेसिकली यहाँ पर रिजर्व कर दिया गया, कोई और यूज नहीं करेगा, डेडिकेटेड होती है। तो ये है बेसिकली आपका स्विच, सर्किट स्विच नेटवर्क, जिसके अंदर डाटा इस तरीके से ट्रैवल करता है। तो इन सर्किट स्विचिंग द रिसोर्सेज नीड टू बी रिजर्व्ड ड्यूरिंग द सेटअप फेज। The resources remain dedicated for the entire duration of data transfer until the tear down phase. पहले आप क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, उसे कहते हैं सेटअप फेज। एक पाथ आपने सेटअप कर दिया फ्रॉम एंड टू एंड, और फिर आप क्या करते हैं, डाटा सेंड करते हैं। डाटा सेंड करने के बाद चूंकि आपने अब कम्युनिकेशन नहीं करनी, जब कम्युनिकेशन नहीं करनी तो फिर आप क्या करते हैं, कनेक्शन को यहाँ पे आप ब्रेक भी कर देते हैं ताकि वो कोई और यूज कर सके। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी जो है वो
स्विच के ऊपर होगी कि वो पाथ मेकिंग भी करेगा और पाथ टीयर डाउन भी करेगा, पाथ को ब्रेक भी करेगा। रिक्वेस्ट आएगी तो पाथ बना देगा, ठीक है जी बात। और जब रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इवेंचुअली उस पाथ को ब्रेक कर दिया जाएगा टू बी अवेलेबल फॉर अदर, ये होगा। तो ये फॉर सम स्पेसिफाइड टाइम बेसिकली क्या होता है, ये उसको लिंक दिए जाते हैं। ओके, as a trivial example, let us use circuit switch network to connect 8 telephone in a small area। तो 8 टेलीफोन इन अ स्मॉल एरिया हमने कनेक्ट किया, तो हमारे पास 8 फोन है, 1 2 3 4 5 ये 6 7 8, ये 8 हमारे पास फोन है एक स्मॉल एरिया के अंदर। कम्युनिकेशन इज थ्रू 4 किलो हर्ट्ज वॉइस चैनल। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास चैनल है वो ये सब का 4 किलो हर्ट्ज का चैनल है, सब 4 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ को यूज कर रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, सॉरी ये हमारे पास ये स्विच है, सॉरी ये स्विच है, स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3। तो येलो बॉक्स जो है ये स्विच है आपका, उसके आगे जो वो ग्रीन कलर का लगा ये वो मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर जो है वो 2 in 1 लगा हुआ है, यानी कि 2 चैनल को आपस में मल्टीप्लेक्स कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो ये 2 in 1 मल्टीप्लेक्सर, 2x1 कहते हैं इसको, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ। जो यहाँ दिखाया गया था ये 3x1 का मल्टीप्लेक्सर था, तो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है जी यहाँ पे, ये डी मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। अच्छा, अब हो गया ना, वी यूज assume that the each link uses FDM यूज हो रही है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी की स्लॉट रिजर्व की जाएगी टू कनेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 2 वॉइस चैनल। तो वो FDM यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी टू मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, और वहां पे वो 2 को कर सकते हैं। हमने देख लिया कि 2 जो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर लगे हुए हैं उनकी कैपेसिटी ये है कि वो 2 चैनल को आपस में मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हर लिंक की बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी, फिर वो 2 टाइम्स हो जाएगी ना। इनपुट की ये है ना 0 से 4 है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, 0 से 8 हो जाएगी। तो इसलिए 0 से 8 है आउटपुट की कैपेसिटी। अगर आप देखें आउटपुट लिंक की, तो ये जो स्विचेस के दरमियान में लिंक है वो 2 टाइम्स फास्टर है एक्चुअली, इसका कहने का मतलब है वो कोई से भी दो यूजर्स का डाटा वो लेके जा सकता है, ठीक है जी बात, कोई से भी 2 यूजर्स का डाटा लेकर जा सकता है। ओके, अच्छा, द बैंडविड्थ ऑफ ईच लिंक इज देन 8 किलो हर्ट्ज। देख लिया हमने, हर लिंक की है डबल हो गई। Figure 8.4 shows the situation. Telephone 1 is connected to telephone 7, 2 to 5, 3 to 8, and 4 to 6. Of course, the situation may change when new connections are made. The switch control the connection. अच्छा देखें जी, कहते हैं जी कि 1 जो है वो 7 से कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कर रहा है अगर आप देखें, ये 1 है, ये इसका ये देखें, ये बाकायदा हार्ड वायर्ड हो गया है। ये जो अंदर आपको नजर आ रही है ना लिंक्स, ये वाले लिंक्स, ये लिंक्स वो बना देता है बेसिकली। ये लिंक्स अंदर वाले मुख्तलिफ होंगे मुख्तलिफ टाइम के ऊपर, कि अब आपने बेसिकली 1 को 7 से कम्युनिकेट करवाना है, तो जारी बात है कि इसको यहाँ भेजने का तो कोई फायदा नहीं था। इसको ना आप यहाँ कनेक्ट करेंगे ना यहाँ करेंगे, क्योंकि इसने 7 से कम्युनिकेट कर, तो इसको यहाँ आना चाहिए। अब ये इधर भी आ सकता था, यहाँ भी, कि जो सा इन दोनों में से लिंक फ्री था 1 को उधर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब चूंकि उसको ये फ्री मिल गया, अच्छे ऐसा उसको फ्री मिल गया, तो उसने 1 को इधर कनेक्ट किया, और ये अब इसके थ्रू होता हुआ यहाँ से जा रहा है, और ये यहाँ से अलग होकर 7 तक पहुंच जाएगी कॉल। तो 1 7 से कनेक्ट हो गया। 2 किससे कनेक्ट है जरा देखते हैं। 2 यहाँ से इधर गया जी, यहाँ जाके, और 2 जो है वो 5 से कनेक्ट हो गया, देखो 5 से कनेक्ट हो गया 2। ओके, और 3 किससे कनेक्ट है, 3 इधर आए, और ये 8 से हो गया। 4 किससे कनेक्ट है, 4 यहाँ से ऊपर गया, देखें ये 1, अच्छा इस पे आ गया, यहाँ जाके जो निकला 1 से, तो वो 6 से, तो 4 6 से कम्युनिकेट कर रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रही है। और ये जो आपको दरमियान में स्विच के अंदर ये बेसिकली जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लिंक्स है जो कनेक्ट करते हैं किसी एक यूजर को किस तरफ। तो ये वो पाथ रिजर्व हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, हो सकता है अगर आपने 1 ने 5 से कम्युनिकेट करना है, तो ये इधर से जाएगा ऐसे, ये लिंक नहीं हो, ऐसे नहीं बनेगा, ये लिंक यहाँ बनेगा इसके साथ, और फिर जाएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ से ऐसे इसके साथ डायरेक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी बात। तो सर्किट स्विच के अंदर पाथ बनाया जाता है, फिजिकल पाथ बनाया जाता है। जी जी, 3 फेज होते हैं इसके अंदर, 3 फेज। पहले फेज के अंदर कनेक्शन सेटअप किया जाता है, पाथ सेटअप किया जाता है। तो ये कनेक्ट फेज है, देखें अगर आप कनेक्ट लिखा हुआ कि रिक्वेस्ट आएगी,
एंड टू एंड पाथ बनेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी वहां से, हाँ पाथ बन चुका है, फिर डाटा जाएगा, डाटा ट्रांसफर होगा। जब सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट आएगी टीयर डाउन की कि इसको अब क्या करें, इसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो ये तो टोटल डिले कितना हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस टाइम, ये तीनों टोटल है। और इसका ये सेटअप टाइम है, ये डाटा के ट्रांसफर का टाइम है, और ये आपका क्या टाइम है जी, ये आपका डिस्कनेक्ट का टाइम है, डिस्कनेक्ट का टाइम है। ओके, तो स्विचिंग एट द फिजिकल लेयर इज ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशनल नेटवर्क यूजेस द सर्किट स्विच अप्रोच। तो आम तौर पर जो टेलीफोन नेटवर्क है आपके, खासतौर पर लैंडलाइन जो है, तो ये सर्किट स्विच की अप्रोच को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे सर्किट स्विचिंग हो रही होती है, यही वाला जो हमने डायग्राम देखी थी, यही वाला प्रोसीजर इस्तेमाल किया था फोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम दूसरी, ये तो था सर्किट स्विचिंग। दूसरी है ये डाटाग्राम नेटवर्क। अच्छा, डाटाग्राम में कह रहे हैं हम, अगर आपको याद हो हमने बात की थी कि दो, अब हम बात असल में कर रहे हैं पैकेट स्विच नेटवर्क की, और उसकी दो टाइप्स हैं, एक है डाटाग्राम नेटवर्क और एक है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। तो बेसिकली अब हम इधर आ गए हैं डाटाग्राम नेटवर्क। तो डाटाग्राम नेटवर्क कहता है जी कि in data communication we need to send messages from one end to another. If the message is going to pass through a packet switch network, it need to be divided into packet first or variable size. The size of the packet is determined by the network and the governing protocol. अच्छा, पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर सर्किट नहीं बनाए जाते। पहले आप क्या करते हैं, जो डाटा भेजना होता है उसके पैकेट्स बनाते हैं, उसकी पैकेटाइजेशन करते हैं। पैकेट बनाने के बाद उन पैकेट्स को आप नेटवर्क के ऊपर ऐसे फ्लो करके भेज देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, और वो पैकेट अपने ऑन बेस्ट एफर्ट, इसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी भी कहा जाता है इसको, अपनी बेस्ट एफर्ट के मुताबिक पहुंच जाते हैं, खुद पहुंचेंगे। कोई उनके लिए पाथ रिजर्व नहीं किया गया। तो हो सकता है कि आप जो पैकेट भेज रहे हैं, हर पैकेट मुख्तलिफ पाथ के जरिए से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, ये ऐन मुमकिन है। ठीक है जी बात। आप जब ये ईमेल भेजते हैं ना, ईमेल के लेट्स से उसने 5 टुकड़े किए, 5 पैकेट्स बनाए आपकी ईमेल के, आपकी ईमेल के पांचों पैकेट हो सकता है डिफरेंट पाथ से पहुंचे डेस्टिनेशन तक, ये ऐन मुमकिन है। ठीक है, और सारे एक से पहुंचे, ये भी ऐन मुमकिन है। तो बेसिकली आपके पास जो पैकेट स्विचिंग होती है उसके अंदर पैकेट को हम फॉरवर्ड करते हैं, पैकेट को। ठीक है जी बात। तो पैकेट को फॉरवर्ड, पैकेट स्विचिंग के अंदर पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, पैकेट स्विचिंग के अंदर सर्किट पहले नहीं बनाते, पहले हम सर्किट पहले नहीं बनाते। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने 3 फेजेस की बात की है, इन 3 फेजेस की जो डिटेल है वो बुक में मौजूद है, आपने वहां से इसको देख लेना। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे डाटाग्राम नेटवर्क की। तो डाटाग्राम नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ पैकेट स्विच नेटवर्क, और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, हम पैकेट्स को नेटवर्क में भेज देते हैं बिफोर फॉर्मिंग एनी एंड टू एंड सर्किट। कोई नहीं बना होता, यानी कोई उस पैकेट के लिए हमने कोई पाथ रिजर्व नहीं किया, कोई चीज। फिर जब पैकेट जाएगा किस तरह, यही हमने देखना कि पैकेट किस तरह जाएगा। फिर अगर हमने कोई रिजर्वेशन नहीं की, कोई उसके लिए पाथ रिजर्व नहीं किया एंड टू एंड, तो अब डाटा ट्रेवल कैसे करेगा, ये हम देखते हैं। इस काम के लिए वो बेसिकली ज्यादातर राउटिंग टेबल को यूज करेंगे। यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि ऐसे, इन अ पैकेट स्विच नेटवर्क देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। पहले से नहीं होता कोई भी चीज रिजर्व, ऑन डिमांड होती है। अच्छा, और एंड टू एंड तो कोई रिजर्वेशन होती नहीं ना इसके अंदर, वो दरमियान में होगी, हॉप टू हॉप। एंड टू एंड कोई रिजर्वेशन नहीं होती। एग्जांपल से समझते हैं, डिवाइस ए ने, ठीक है जी बात, कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर एक्स को, यहाँ जो एंड नोड है, इसको डाटा भेजना था। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5, इसके 1 2 3 4 इसके 4 पैकेट उसने भेजने थे। तो उसने राउटर के पास भेज दिए पैकेट। पैकेट 1 के बारे में उसने देखा कि हाँ जी पाथ कौन सा अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, तो उसने इस तरफ भेज दिया। ठीक है जी बात, देखे ना, 1 और 3 को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया, 4 को इस तरफ भेज दिया। अच्छा, इसने 1 को बजाय इधर भेजने के इस तरफ भेज दिया, तो 1 चला इधर से गया, इधर से इधर पहुंचा, अब पहुंचा यहाँ पे 1। अच्छा, 2 इधर से होकर यहाँ से पहुंच गया, 3 भी ऐसे पहुंच गया, 4 ऐसे सीधे रास्ते से आया। तो आप देख रहे हैं कि हर पैकेट मुख्तलिफ पाथ से होता हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, क्योंकि कोई पाथ पहले से रिजर्व नहीं किया गया था, जो बस अवेलेबल था उसको वहां उसको भेज दिया। बेस्ट एफर्ट, इसे बेस्ट एफर्ट कहते हैं, जो भी अवेलेबल था। अच्छा, तो 1 ये। अब देखें
1 पहले पहुंचेगा, फिर 4 पहुंचेगा, फिर 3। तो आप देख रहे हैं पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल भेजे आपने थे इस ऑर्डर में 1 2 3 4, लेकिन चूंकि मुख्तलिफ पैकेट्स ने मुख्तलिफ पाथ लिया तो हर पैकेट का डिले मुख्तलिफ होगा और पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 1 पहले पहुंच गया, 4 उसके बाद, फिर 3, फिर 2 सबसे आखिर में पहुंचा। हालांकि इसको यहाँ तो चौथा वाला जल्दी पहुंच गया, यानी कि जो सबसे आखिर पे आपने पैकेट भेजा सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले तो पहुंचा लेकिन वो सेकंड नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल था कि वो 1 से पहले भी पहुंच जाए आखिरी पैकेट, तो डिपेंडिंग ऑन के पाथ कौन सा उसने चूज किया। अच्छा, ये पैकेट खुद चूज नहीं कर रहा, पैकेट ये पाथ, ये जो पाथ चूज हो रहा है ये बेसिकली आप कह सकते हैं रन टाइम पे हो रहा है। हर डिवाइस देखती है कि हाँ ये पैकेट 1 आगे से कहाँ भेजना है, अच्छा ये वाला पाथ अवेलेबल इधर भेज दो। अच्छा 2 आ गया, 2 के लिए ये तो इधर तो पाथ नहीं, इधर तो रश है, इधर लिंक की कैपेसिटी काफी कम रह गई है, यहाँ पे पैकेट नहीं भेज सकते, ये लिंक फ्री पड़ा इधर भेज दो। तो कहने का मतलब ये है कि पैकेट को मुख्तलिफ रास्तों पे स्विच कर दिया जाता है, मुख्तलिफ रास्तों पे, तो कोई फिक्स पाथ नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि पहले से रिजर्व, लेकिन पैकेट पहुंच जाएगा इस तरह घूम फिर के। ठीक है जी बात, ये बेस्ट एफर्ट है, इसे कहते हैं बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, यानी कि पैकेट मुख्तलिफ पाथ से होता होता अपनी नेटवर्क की कंडीशन के मुताबिक बेस्ट एफर्ट के मुताबिक यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर इस जगह, और आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकता है। ये है जी हमारे पास बेसिकली पैकेट स्विच नेटवर्क, और पैकेट स्विच नेटवर्क की एग्जांपल है बेसिकली। अच्छा जी, तो जो राउटर होता है वो क्या देखता है, ये राउटर वो जो ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये क्या देखता है, ये ऐसे देखता है, इसके पास 1 2 3 4 इसके पास लिंक्स है। ठीक है जी बात। तो अगर वो कहता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस ये है 1 2 3 2, तो उसको पोर्ट नंबर 1 पे आउट कर देना है मैंने। तो पैकेट मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ से इन हुआ पोर्ट नंबर 4 से, उसके अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस किया था 1 2 3 2, तो उसने उसे कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, इधर फॉरवर्ड। तो ये है वो टेबल जिसको देख के वो फैसला करता है कि हमने इस पैकेट को किस तरफ भेजना है। ठीक है ये बात, 2 को इस तरफ भेजेंगे, 3 को इस तरफ, तो इसे हम कहते हैं राउटिंग टेबल। ये है राउटिंग टेबल में क्या लिखा होता है, एक कॉलम में होते हैं डेस्टिनेशन एड्रेसेस और नेक्स्ट कॉलम में होते हैं आउटपुट पोर्ट के, उस पैकेट को किस पोर्ट के ऊपर हमने फॉरवर्ड करना है। ये है, ये आपके पास राउटिंग टेबल होता है। तो बेसिकली पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो पहले से पाथ तो इस्टेब्लिश नहीं करते, बल्कि पाथ इस्टेब्लिश करने की बजाय वो राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल वो बिल्ड कर लेते हैं दरमियान में जो स्विच होते हैं, इन टेबल्स को, अगर स्विच है तो वो मैक टेबल कहलाएगा, अगर राउटर है तो वो राउटिंग टेबल ही कहलाता है बेसिकली। राउटिंग टेबल का जो पर्टिकुलर लफ्ज है राउटर से है, इसका ताल्लुक असल में इससे नहीं है जो हम ये कह रहे हैं, स्विच से नहीं, स्विच से नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसे कहा जा सकता है कि उसको लुकअप करता है, इसमें चेक करता है पैकेट आते हैं तो वो राउटिंग टेबल का उपयोग करके अकॉर्डिंग टू द राउटिंग टेबल वो उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, राउटिंग टेबल यूज करेंगे। तो इस नेटवर्क के अंदर राउटिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है बजाय कि वो ऐसे पाथ बनाए। A switch in a network uses a routing table that is based on the destination address. The destination address is the header of the packet of a packet in the datagram network. It remains the same during the entire journey of the packet. Destination address जो है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको याद हो, ये बात की थी कि लेयर 2 का हेडर है वो हर हॉप के ऊपर तब्दील होता है। स्विच नेटवर्क के अंदर, अगर स्विच नेटवर्क के अंदर आप हैं तो लेयर 2 के हेडर में जो डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा अच्छा वो तब्दील हो सकता है। तो फिर क्या चीज है जो तब्दील नहीं होती, असल में आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जो तब्दील नहीं होता। हमने ये बात की थी कि एंड टू एंड आईपी एड्रेस सेम रहता है और इस आईपी एड्रेस की बुनियाद के ऊपर जो है वो फॉरवर्डिंग की जाती है। स्विच नेटवर्क के अंदर मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग की जाती है। अगर आपका जो स्विच है वो लैन है तो लैन के अंदर जो है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा और वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस थ्रू आउट जो है वो सेम रहेगा जब तक पैकेट उस एरिया से बाहर ना निकले, उस लैन से बाहर ना निकले, क्योंकि लैन से जब बाहर निकलेगा तो फिर वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उतार ले जाएगा, फिर कोई और हेडर लगेगा उसके अंदर। तो हेडर तो तब्दील हो रहे हैं हर हॉप के ऊपर भी, लैन के अंदर भी। अगर 4 स्विच है तो हर स्विच उसका पैकेट उतार लेता है, नया लगाता है, हर स्विच नया पैकेट नया वो लगाता है।
ठीक है जी बात, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो सेम रहता है। ठीक है जी बात। तो स्विच नेटवर्क के अंदर अगर लैन है तो वो आपका जो लेयर 2 का हेडर है उसको रीड तो किया जाएगा लेकिन उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो डेस्टिनेशन एड्रेस की बुनियाद पे फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर वो राउटर है तो वो फिर किसकी बुनियाद पे फॉरवर्ड करेगा, वो फॉरवर्ड करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की बुनियाद पे, और लेयर 2 के हेडर को वो कंप्लीटली तब्दील करेगा, उतारेगा, नया लगाएगा। स्विच ऐसे नहीं करता, स्विच बेसिकली हेडर को रिमूव नहीं करता, उतार के उसको रीड करता है लेकिन वही सेम इंफॉर्मेशन दोबारा लगा के फिर भेज देता है। तो बेसिकली ये होता है कि वो पैकेट को जो 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 स्विच होता है, स्विच वो पैकेट को, यानी कि खास तौर पे वो स्विच जो लैन में लगे होते हैं ना, वो पैकेट को क्या करते हैं, पैकेट को रिसीव करने के बाद उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेंगे और उसके मुताबिक वो पैकेट को फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उसको चेंज नहीं करेंगे। राउटर ऐसा नहीं करता, राउटर आईपी एड्रेस की बुनियाद पर फॉरवर्ड करता है और लेकिन लेयर 1 और लेयर 2 के दोनों हेडर्स को वो उतार देता है पुराने वालों को और नए लगा के भेजता है। ये प्रोसीजर होता है बेसिकली। तो ये बात आके आएगी दोबारा, इसलिए अगर समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, ये इस पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर राउटिंग टेबल को देख के फॉरवर्डिंग की जाती है, पैकेट को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और जो राउटिंग टेबल है ये बेसिकली क्या होता है, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक कॉलम में डेस्टिनेशन एड्रेस की लिस्ट होती है और उसके दूसरे कॉलम में क्या होता है, ये लिखा होता है कि अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये होगा, अगर डेस्टिनेशन एड्रेस ये हुआ तो पैकेट को कहाँ भेजना। अगर वो बेसिकली राउटिंग जो टेबल वो राउटर का है तो उसके जो डेस्टिनेशन एड्रेसेस वाली लिस्ट है उसके अंदर आईपी एड्रेसेस लिखे होंगे, और अगर वो राउटिंग टेबल किसी स्विच का है तो उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस वाले कॉलम के अंदर मैक एड्रेस लिखे होंगे। ठीक है जी बात, इस तरह की चीजें होंगी, इनको देख के लुकअप किया जाएगा। तो ये है जी डिले इन द डाटाग्राम नेटवर्क। पैकेट यहां से आया, उसको भेजा, इसने इतना वेट टाइम आ गया, क्यों आ गया, पैकेट यहाँ इसने रिसीव किया, इसने वो टेबल देखा ना, प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस किया और फिर उसके बाद पता लगाया कि हाँ कहाँ भेजना है, फिर आगे भेज दिया, फिर इसने तो, और वेटिंग टाइम क्यों है, क्योंकि इसके पास देखिए पैकेट मुख्तलिफ, अगर आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम में इसके पास पैकेट कहाँ से आ रहे हैं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, पैकेट ये भी इसको भेज सकता है। तो अगर आप देखें पैकेट इसके पास इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, और ये भी पैकेट उस तरफ और इस तरफ भेज सकता है। तो ये सारे लिंक्स है। तो एक राउटर जो खास तौर दरमियान वाला है, अगर देखें इसके पास 4 मुख्तलिफ तरफ से पैकेट्स आ रहे होंगे और ये आगे उनको 4 मुख्तलिफ जगह मतलब डायरेक्शन में पैकेट को भेज सकता है। तो कहने का मतलब काफी बिजी एक्टिविटी होती है राउटर की, जो पैकेट मुसलसल उसके पास आ रहे होते हैं, मुसलसल वो लुकअप कर रहा होता है, मुसलसल वो आगे भेज रहा होता है। तो इसलिए देयर इज अ चांस कि उसको टाइम जो है ना, उसको क्यूइंग टाइम थोड़ा बढ़ जाए। तो पैकेट आते हैं और क्यू में लग जाते हैं, वो क्यू में से पैकेट को उठाता है, उसको लुकअप करता है, वो राउटिंग टेबल में देखता है, ये जो राउटिंग टेबल है इसमें देखता है कि हाँ कहाँ भेजना, उसके मुताबिक वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। इस टाइम को कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम, जब वो ये वाला काम कर रहा होता है। और जब पैकेट आके क्यू में लग जाता है उसे कहते हैं क्यूइंग टाइम। अब ये दोनों टाइम जो है, चूंकि हमें पता है कि ये वेरिएबल होते हैं, इसलिए कितना टाइम वो वेट करेगा पैकेट, ये जो वेटिंग टाइम है ये वेरिएबल। अगर आप देखें आप यहाँ ज्यादा वेट किया, यहाँ कम वेट किया, क्योंकि आपके पास राउटर फ्री था, उसने जल्दी काम कर दिया, राउटर फ्री नहीं था, उसने डिले से काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल डिले आ सकता है। और आपका जो पैकेट था टोटल डिले, ये जो आपने पैकेट ए से बी तक भेजा, यहाँ पे आपने उसको पैकेट को भेज दिया और वो यहाँ पे पहुंचा, इतना टोटल डिले लग गया, तो टोटल डिले इतना आ गया। अच्छा, बज़ाहिर देखने से लग रहा है कि आपके पास जो डाटाग्राम नेटवर्क है ये स्लो है, और स्विच नेटवर्क जो है वो स्लो नहीं है, वो फास्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्विच नेटवर्क फास्ट होता है,